हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटीपी सब्जेक्ट से जो है कुल 30 प्रश्न करेंगे, जो आने वाले सीटेट एग्जाम 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना वक्त गवाए जो है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पियाजे के अनुसार काल्पनिक श्रोतागण यानी इमेजिनरी ऑडियंस की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है ठोस संक्रियात्मक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे के अनुसार काल्पनिक श्रोतागण यानी इमेजिनरी ऑडियंस की अवधारणा जो विकसित होती है वह होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है परीक्षक की, बी है सहायक की, सी है नियंत्रक की, डी है पर्यवेक्षक की। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वह होती है फैसिलिटेटर की यानी कि सहायक की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेटेंट लर्निंग की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, बी है टॉलमैन, सी है पावलोव, डी है थॉर्नडाइक। तो लेटेंट लर्निंग की अवधारणा जो दी वह दी थी किसने, टॉलमैन ने दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सर्पिल पाठ्यक्रम स्पाइरल करिकुलम का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है ब्रूनर, बी है गार्डेनर, सी है गिलफोर्ड और डी है ऑसबेल। तो सर्पिल पाठ्यक्रम यानी कि सर्पिल करिकुलम का प्रतिपादन जो किया था वो किया था किसने, ब्रूनर ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ऑसबेल के अनुसार सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग के लिए सबसे आवश्यक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रटना, बी है पूर्व ज्ञान, सी है दंड और डी है प्रतियोगिता। तो ऑसबेल के अनुसार सार्थक अधिगम के लिए सबसे आवश्यक जो है वह क्या है, पूर्व ज्ञान जो है क्या है, आवश्यक है। यानी बच्चों के पास यदि पूर्व ज्ञान है तो वह उसका प्रयोग करके जो है आगे की चीजों को आसानी से सीख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सी है विकास निश्चित क्रम में होता है, डी है सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। तो यहाँ पर विकास का सिद्धांत जो नहीं है वह है कि सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। ये बात यहाँ पे क्या है, गलत है। क्योंकि सभी बच्चों में जो विकास की जो दर होती है वह क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कितने आयाम यानी डायमेंशन है। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में जो कुल आयामों की जो संख्या है वह कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विश्वास बनाम अविश्वास, बी है पहल बनाम अपराध बोध, सी है पहचान बनाम भूमिका भ्रम और डी है उद्योग बनाम हीनता। तो एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष जो है वह है क्या, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए है अनेक उत्तर ढूंढना, बी है एक सही उत्तर तक पहुंचना, सी है कल्पनाशील लेखन और डी है नवीन विचार उत्पन्न करना। तो यहाँ पर जो अभिसारी चिंतन का जो एग्जाम्पल है वह है एक सही उत्तर तक पहुंचना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गार्डनर के अनुसार आत्म जागरूकता किस बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, बी है अंतः वैयक्तिक यानी कि इंटर पर्सनल, और जो है सी है प्राकृतिक, और डी है ये शारीरिक गतिशील। तो गार्डनर के अनुसार आत्म जागरूकता जो संबंधित है वह संबंधित है किससे, अंतः वैयक्तिक से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सीखने की तत्परता यानी कि रीडीनेस का नियम किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, बी है पावलोव, और सी है थॉर्नडाइक, डी है कोहलर। तो सीखने की तत्परता का नियम जो दिया था वो दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्दृष्टि अधिगम, बी है सामाजिक अधिगम, सी है शास्त्रीय अनुबंधन, डी है खोज आधारित अधिगम। तो पावलोव का सिद्धांत जो आधारित है वह आधारित है शास्त्रीय अनुबंधन पे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अवलोकन, बी है दंड, सी है अभ्यास, डी है पुनरावृत्ति। तो बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह क्या है, अवलोकन करना यानी कि ऑब्जर्वेशन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट का सर्वप्रथम विकास किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है स्पीयरमैन, बी है बिने एवं साइमन, सी है टरमैन, डी है गार्डनर। तो बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले विकास जो किया था वो किया था बिने एवं साइमन ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का गुण है। ऑप्शन नंबर ए है ओरिजिनलिटी, बी है रटना, सी है अनुकरण, डी है याद करना। तो यहाँ पर सृजनात्मकता का जो गुण है वह है मौलिकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अभिसारी एवं अपसारी चिंतन की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन नंबर ए है गिलफोर्ड, बी है स्पीयरमैन, सी है थर्स्टन, और डी है बीने। तो अभिसारी एवं अपसारी चिंतन की अवधारणा जो दी थी वह दी थी किसने, गिलफोर्ड ने दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। केवल अंक देना, तो केवल अंक देना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। केवल विद्यार्थियों की तुलना, तो ये भी नहीं होता है। अधिगम में सुधार करना, ये सही है। केवल परीक्षा लेना नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है। व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि जो है बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण नहीं हो सकता। बी है परियोजना विधि, तो ये हो सकता है। सी है रटने की विधि, तो ये गलत हो जाएगा। नोट्स लिखवाना, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक वातावरण, बी है केवल आयु, सी है आनुवांशिकता, डी है केवल बुद्धि। तो भाषा विकास को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वह करता है सामाजिक जो वातावरण जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि मनुष्य जो है क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रह कर के ही जो है वह अपना भाषा सीखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि प्रभावी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। अनुशासन को बनाए रखना, बी है केवल व्याख्यान देना, सी है अधिगम को सुविधादाता बनाना, डी है केवल मूल्यांकन करना। तो प्रभावी कक्षा में शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह है अधिगम का सुविधादाता बनाना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है
कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के उत्तर पारंपरिक यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्तर की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दंड से बचना, बी है सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना, सी है सामाजिक नियमों का पालन करना और यहाँ पे डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के उत्तर पारंपरिक स्तर की जो मुख्य विशेषता है वह है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्वसनीय यानी कि रियलेबल परीक्षण का गुण है? ऑप्शन नंबर ए है सभी छात्रों को अलग अलग अंक देना, बी है हर बार लगभग समान परिणाम देना, सी है केवल कठिन प्रश्न होना, डी है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना। तो यहाँ पर ये विश्वसनीय परीक्षण का जो गुण है वह है कि हर बार लगभग समान परिणाम देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि विकास और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास के बिना अधिगम असंभव है। ऑप्शन नंबर बी है अधिगम विकास को प्रभावित नहीं करता, सी है विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, डी है दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि विकास और अधिगम के संबंध में जो है ये इस बात जो है सही है कि विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बाद बाकी जो है इधर सब गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि कोई बच्चा बिना समझे केवल उत्तर याद करता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? ऑप्शन नंबर ए है सार्थक अधिगम, बी है सहयोगात्मक अधिगम, सी है खोज आधारित अधिगम और डी है रोट लर्निंग। तो यदि कोई बच्चा बिना समझे केवल उत्तर याद करता है तो यह जो है यानी कि रटकर अधिगम का जो है क्या है प्रकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गार्डनर के अनुसार प्रकृति को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक बुद्धि, बी है भाषाई बुद्धि, सी है संगीतीय बुद्धि, डी है तार्किक बुद्धि। तो गार्डनर के अनुसार प्रकृति को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता जो है यह प्राकृतिक बुद्धि का जो है क्या है प्रकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कक्षा में खुले प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सही उत्तर प्राप्त करना, तो ये बात गलत है। रटने की क्षमता को बढ़ाना तो गलत है। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना ये बात सही है। गृहकार्य को कम करना ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक बच्चे की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल निर्देशों का पालन करना, बी है नए और मौलिक विचार प्रस्तुत करना, सी है केवल चुप रहना, डी है केवल पुस्तक पर निर्भर रहना। तो यहाँ पर सृजनात्मकता बच्चे की जो विशेषता है वह क्या है? नए और मौलिक विचार को प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि निदानात्मक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अंतिम ग्रेड देना, बी है छात्रों की रैंक निर्धारित करना, सी है अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना, डी है केवल उपस्थिति दर्ज करना। तो निदानात्मक डायग्नोस्टिक असेसमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन और अनुकरण यानी कि लिमिटेशन पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है शास्त्रीय अनुबंधन, बी है प्रयास एवं त्रुटि, सी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, डी है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो अधिगम का जो है ये प्रेक्षण सिद्धांत और अनुकरण जो आधारित है वह आधारित है किस पर? सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।